तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 78 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने कैसे किन सबको मारा होता है और साथ में उसके टीचर भी उसको सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, उसे वार्निंग भी देते हैं कि देखो बच्चे, अभी तुम बहुत ही छोटे हो, तुम्हें यहाँ पे तजुर्बा नहीं है, लेकिन मैं ये बता दूँ कि यहाँ पे ऐसे भी काउंटलेस बंदे हैं जो कि तुमसे और मुझसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। अब भले ही उसकी मास्टर का डायलॉग नहीं है, मैं कुछ कुछ डायलॉग खुद से ही ऐड करके बोलता हूँ ताकि आपको सुनने में अच्छा लगे। अब दिखाया जाता है लू फेंग को, जो कि अपने हर एक दिन के कल्टीवेशन को एंजॉय कर रहा होता है। वो अपनी कॉम्प्रिहेंशन में ही सारे टाइम को वेस्ट कर रहा होता है, वेस्ट तो नहीं कहा जा सकता है। और दिखाया जाता है कि टाइम पास होने लगता है और अभी लू फेंग ने अपने कई सारे अवतार्स को यहाँ पे लगा रखे होते हैं और हेवनली रैंक मिशन भी अब ख़त्म होने को आए होते हैं। और साथ में लू फेंग ने उसके लिए 30 बिलियन ब्लैक रिवर्स पावर जितनी अवतार को छोड़ा हुआ होता है। लू फेंग साथ में अपने आप को वर्ल्ड एंट्रेंस को सप्रेस भी किए होता है और इन सब के मौके में लू फेंग ब्लड स्पीड को भी अपने पास रख ले रहा होता है। और 30 बिलियन ब्लैक रिवर्स वाला लू फेंग काफ़ी था उन सारे ट्रांसेंडेंट बंदे को गिव अप कराने के लिए। और लू फेंग यहाँ पे थर्ड इरप्शन का भी इंतजार करता है। लू फेंग ने इस सारे इरप्शन में अभी तक टोटल 53 ब्लड स्पीड गोल्ड पेयर्स को इकट्ठा कर लिया होता है। हमें सीन चेंज कर लू फेंग के कैपिटल सिटी चू लोंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चू यू भी यहाँ इंतजार कर रहा होता है। देखो वो भी बहुत ही नर्वस हो चुका होता है क्योंकि उसके लिए ये हेवनली रैंक मिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन लू फेंग ने उसके लिए बहुत ही कुछ कर लिया होता है और लू फेंग की वजह से उसकी रैंकिंग बहुत ही चेंज हो चुकी होती है। वो कहता है कि मैंने पहले लू फेंग पे अपने ब्लड स्पीड गोल्ड पेयर मिशन को उसके ऊपर रख दिया है, जिसके बाद मैं यहाँ पे अपने सिटी लार्ज मार्जिन को चहला रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे लू फेंग ने भी थर्ड इरप्शन तक साथ दिया होता है। दिखाया जाता है कि इन सारे थर्ड इरप्शन में लू फेंग ने जितना लूटा होता है उतना किसी ने भी नहीं लूट पाया होता है। सबसे ज़्यादा मार्कस चू के पास ही जाने वाले थे, लेकिन यहाँ पे जितने भी मार्कस होते हैं वो सभी लू फेंग से उन सबको खरीदने की इच्छा दिखाते हैं ताकि वो लू फेंग से उस ब्लड स्पीड गोल्ड पेयर्स को ले सकें। लेकिन जैसा कि लू फेंग ने पहले ही कह रखा था कि मैं एक भी नहीं बेचूंगा और लू फेंग करता भी ऐसा। अब लू फेंग उसको चाहे तो 53 को बेच सकता था, आराम से ट्रिलियन यूनिवर्स सेंस कमा सकता था, लेकिन लू फेंग नहीं चाहता था कि यहाँ पे इसकी वजह से उसके रैंकिंग पे कुछ असर आए और उसकी रैंकिंग घट जाए। इसी कारण लू फेंग ने एक को भी नहीं बेचा होता है, चाहे उसके लिए उन सारे मार्कस से उसकी दुश्मन ही क्यों ना हो जाए। फिर हमें दिखाया जाता है उन सारे बंदे को और मार्कस को भी, जहाँ पे इन सब के बारे में लू फेंग से बात कर रहे होते हैं। अब वो जान गया था कि लू फेंग उसका बहुत ही अच्छा साथी है और वो उसे अपने अंदर कंसीडर करने लगा था। और दिखाया जाता है कि यहाँ पे रॉयल फैमिलीज़ के बारे में कि वहाँ पे लगभग 100 में से 13 लोअर लिनेज में से एक थे, जिसमें से उन्होंने 13 ने इन सारे हेवनली रैंक मिशन को सबमिट किया होता है। मतलब उन 100 में से 13 रॉयल बंदे होते हैं जिन्होंने इस हेवनली रैंक मिशन में पार्टिसिपेट किया होता है। देखो बाकी के पार्टिसिपेट करने का मतलब यही था कि उनकी पावर सफिशिएंट नहीं थी, चाहे वो रॉयल फैमिली से ही क्यों ना बिलोंग करते हैं। और दिखाया जाता है कि उसकी ओवर रैंकिंग चूयू जितनी ही होती है और वहाँ पे उसकी चूयू की मार्केट में मार्कस की अलग अलग रैंकिंग दिखाई जाती है। देखो यहाँ पे जितने भी चू होते हैं, मतलब चू लिनेज के बंदे मार्कस, उन्होंने अलग अलग बंदों से अपनी सहायता करवाई थी। जैसे चूयू को देख लो, उन्होंने लू फेंग की मदद ली होती है वैसे ब्लड स्पीड को लाने को। ऐसे ही कई सारे बंदे होते हैं जिन्होंने बाकी सारे लोगों की मदद की होती है, लेकिन लू फेंग ने ज़्यादा लूट लिया होता है। वो लू फेंग की तारीफ भी करने लगता है और कहता है कि तुम तो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, यहाँ तक कि गॉड किंग भी तुम्हारे बारे में सराहनीय बातें करने लगते हैं। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बकवास हो रही होती है जो कि लू फेंग की तारीफ़ों में की जा रही होती है और इन सबको मैं स्किप करता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग के रेजिडेंस को, जहाँ चूयू और लू है एक ही साथ होते हैं और सभी अभी रैंकिंग का इंतज़ार कर रहे होते हैं क्योंकि अभी फाइनल रैंकिंग निकलना बाकी होता है। और यहाँ पे पता चलता है कि फाइनल रैंकिंग में सेकेंड प्लेस में चूयू आता है और वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। और यहाँ पे वो कहता है कि मैं भले ही अभी सेकेंड रैंकिंग पे आया हूँ, लेकिन ये
ये मेरे लिए काफ़ी, अब देखो हेवनली मिशन का जो रैंक होता है उसके रिजल्ट निकल चुकी होती है और यहाँ पे चूयू वो अभी सेकेंड रैंक पे आया होता है। अब आप लोग बोलोगे कि लू फेंग ने तो उसे इतने सारे ब्लड स्पिरिट क्रिस्टल ला के दिए, तो आखिरकार वो सेकेंड रैंक पे कैसे आ गया? उसे तो फर्स्ट रैंक पे आना चाहिए। तो जैसा कि हमने जाना कि हेवनली टास्क 3 टास्क में कंप्लीट किए जाते हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही टास्क लू फेंग की वजह से कंप्लीट हुआ था, लू फेंग ने उसको फर्स्ट रैंक दिलाया होता है। लेकिन बाकी के 2 टास्क चूयू को अपने आप से करने होते हैं, तो उसमें उसकी पावर सफिशिएंट नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे वो सेकेंड रैंक इसलिए ला पाया क्योंकि यहाँ लू फेंग ने उसकी मदद की होती है इतने सारे ब्लड स्पिरिट ग्लास को कलेक्ट करने में, और वो सेकेंड रैंक आ जाता है। वो खुश भी होता है क्योंकि सेकेंड रैंक लाना बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि वो उस समय से सबसे कमज़ोर होता है। बताया जाता है कि वहाँ में और भी बंदे थे जो कि थर्ड फोर्थ फर्स्ट आए हुए होते हैं। वहाँ पे बताया जाता है कि 3 युआन मार्कस रैंक 3 में आए हुए होते हैं और वो सभी युआन ब्लड लाइन को कल्टिवेट किए हुए होते हैं और सबके पास भी अपने अपने ब्लड स्पिरिट पेयर्स होते हैं। बताया जाता है कि केएस में फर्स्ट आए गॉड किंग की जो पावर होती है वो ह्यूमन ब्लड से ही कल्टीवेट की जाती है, लेकिन इसको कल्टीवेट करने में हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। देखो फिर से बकवास की जाती है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। और फाइनली यहाँ पे इन सारे रैंकिंग लिस्ट को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं। अब इसके बाद लू फेंग वापस चला जाता है क्योंकि उसे अपने कुछ काम होते हैं ताकि वो वहाँ पे आगे बढ़ सके। लेकिन यहाँ पे चूयू कहता है कि ठीक है, मैं पैलेस के पास जा रहा हूँ ताकि अपने रिसोर्सेज को ले सकूँ। वो स्माइल करता हुआ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर एक वर्ल्ड कप फिगर का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने पैरों को क्रॉस करके बैठा हुआ होता है। उसकी जो चारों तरफ की दुनियाएं होती हैं उसमें ग्रैंड फॉर्मेशन लगी हुई होती है, जिसमें लगभग 10,000 फॉर्मेशन डायग्राम्स और ह्यूआनमू स्पेस रेसिडेंशियल फॉर्मेशन लगी हुई होती है। समझ लो तो ये गॉड किंग का रहने का जगह होता है जहाँ पे कोई भी बंदा आसानी से नहीं जा सकता। और सडनली दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक थॉट उसमें ट्रांसमिट होती है जो कहती है कि एम्परर, ये वॉइस बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है, जो कहती है कि फर्स्ट एम्पर ऑफ यानफेंग एंशिएंट नेशन एम्परर, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और अभी यहाँ पे तुमने बॉर्डर पे जो टास्क किया था उसके बारे में मैंने इंक्वायर की है। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है बाकी सारे एम्परर्स को जो कि अभी बात करने के लिए आए हुए होते हैं। उनमें से एक एम्परर कहता है कि मैंने येनसुगा को भेज दिया है ताकि वो सागा सिटी को जाके गार्ड कर सके। अब देखो यहाँ पे नए नए कैरेक्टर्स आने वाले हैं जो कि गॉड किंग्स होने वाले हैं। गॉड किंग्स की एंट्री तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे और भी पावरफुल गॉड किंग्स की एंट्री होना बाकी है। अब दिखाया जाता है कि वो सभी लू फेंग के ही बारे में बात कर रहे होते कि कैसे लू फेंग ने सरेआम बॉर्डर सिटी पे अटैक करके येंसू के सारे अवतार्स को ख़त्म कर दिया होता है। हमने जाना था कि लू फेंग ने शहर में घुस के ही येंसू के अवतार को मार डाला होता है। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कौन एम्परर उसके प्रति आवाज़ उठाए। दिखाया जाता है कि इसी कारण वो सभी बंदे गुस्से होते हैं। वो कहता है कि यहाँ पे उसने ऐसी करने की ज़रूरत की है, तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ उसका ठिकाना लगाना होगा, वरना वो ऐसे ही करता जाएगा। वहाँ पे वो सब लू फेंग को सबक सिखाने की बात करते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, हम लोग उसे सेवर पनिशमेंट देंगे ताकि वो ऐसा आगे गलती न करे। और वो यहाँ पे कहते हैं कि उसने यांसू के अवतार को मारा है तो हम उसे पनिशमेंट देने वाले हैं। लेकिन वो ये जानते थे कि यहाँ पे एम्पायर चू के रहते हुए वो लू फेंग को कड़ी पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, मतलब उसे मार तो नहीं सकते लेकिन उन्हें पनिश तो कर ही सकते हैं। वो सब कहते हैं कि हमें उसे पनिशमेंट देना होगा इन सब के करने की वजह से। हमें पहले ही पता था कि यांसू ने मरने से पहले कहा था कि देखो तुम अपने यहाँ पे सिटी में आके मुझे मार रहे हो तो यहाँ पे एम्प्रेस तुम्हें छोड़ने नहीं वाले हैं, तुम्हें पनिशमेंट तो जरूर देंगे। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि एम्पर चू के डिस्पल होने के कारण लूहे आराम से बच सकता है, लेकिन फिर भी वो पनिशमेंट देने की सोचते हैं। और वो कहते हैं कि चलो मैं यहाँ पे उन एम्पर यान को इसके बारे में रिपोर्ट करता हूँ। और वहाँ पे वो सभी इन सब चीज़ के बारे में बात करने लगता है। देखो फिर से लंबी चौड़ी बकवास होने लगी होती है, जिसके बाद हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि वो सब लू फेंग के पनिशमेंट के बारे में जान जाते हैं। और वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे लूहे को 10,000 ईयर्स के लिए गार्ड के रूप में समर्पित करना होगा, मतलब कि उसे वहाँ पे गार्ड के रूप में काम करना होगा। और लू फेंग की यही पनिशमेंट होती है। देखो यहाँ पे 10,000 ईयर्स के लिए पनिशमेंट मिल रही होती है। अगर लू फेंग अगर इसको टास्क के रूप में कंप्लीट करता तो लू फेंग को मिलियंस ऑफ मेरिट पॉइंट्स मिल सकते थे, लेकिन लू फेंग को वहाँ पे गार्ड करना पड़ता 10,000 ईयर्स के लिए। और यहाँ पे
वो एम्पर चू से इसके बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि आपको उसे पनिश करना ही होगा, कम से कम 10,000 ईयर्स तक उसे गार्ड बनाना होगा जियांग सिटी का। जियांग सिटी बहुत ही खतरनाक सिटी होता है, उसी का वो गार्ड बनाना चाहते थे। अब इसके लिए वो भी सोचते हैं, लेकिन वो लू फेंग को भी बुला लेते हैं और लू फेंग को भी इसके बारे में बताते हैं और कहते हैं कि देखो ऐसी ऐसी बातें, इन सारे एम्पर्स ने तुम्हारे लिए ऐसी पनिशमेंट रखी है। अब देखो एम्पर चू ने भी बहुत हद तक उन सारे पनिशमेंट को कम कर दिया होता है, क्योंकि उन सारों ने इतना कम नहीं सोचा होता, बल्कि वो लू फेंग को और भी बड़ी पनिशमेंट देना चाहते थे। लेकिन उन्हें ये भी पता था कि एम्पर चू तो ऐसा होने नहीं देंगे और एम्पर चू नेगोशिएट करके सिर्फ 10,000 ईयर्स, अब देखो यहाँ पे ईयर्स नहीं ईपोज की बात की जा रही है और ईपोज बहुत ज़्यादा होती है, इसमें अच्छे से मेंशन नहीं की गई है, लेकिन मैं आगे जरूर बता दूंगा कि 1 ईपोज में कितने 1000 ईयर्स मौजूद होते हैं। अब लू फेंग को उतने ईयर्स तक वहाँ पे गार्ड का रूप करना होगा। वो लू फेंग से भी कहते हैं। अब लू फेंग भी इस पनिशमेंट को सुनकर समझ जाता है कि ये थोड़ा सा खतरनाक, तो मतलब थोड़ा सा लंबा तो है। अब लू फेंग जानता था कि ये पनिशमेंट थोड़ी सी सेवरे तो है, लेकिन देखा जाए जो उसने काम किया था उसके अनुसार लू फेंग को एक नॉर्मल पनिशमेंट मिली होती है। वो अपने मास्टर का शुक्रिया अदा कहता है, क्योंकि वो जानता था कि इससे भी उसे बड़ी पनिशमेंट मिल सकती थी। अब यहाँ पे एम्पर चू उससे कहते हैं कि अगर तुम मेरे डिस्पल ना होते तो यहाँ पे ये मसला और भी बढ़ जाता और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाता। लेकिन वो अपने डिस्पर्स की कहानी ऐसा कर रहे होते, जिसके बाद वो उसे एक अरे टालिस्मान देते हैं जो कि उसी जगह का एंट्रेंस का होता है, जिसको कि लू फेंग ले लिया होता है। और यहाँ पे उसे बताया जाता है कि देखो ये गोल्डन अरे टालिस्मान है जो कि तुम्हारे मेजर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को रखती है, और इससे तुम वहाँ के टालिस्मान को एरे को कंट्रोल भी कर सकते हो। अब यहाँ पे वो उससे सारी चीज़ें बता देते हैं, उसे मेथड्स भी बता देते हैं कि तुम्हें वहाँ पे उसको कैसे कंट्रोल करना है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पे सारी चीज़ें संभालना है। अब देखा जाए तो लू फेंग के लिए एक पीस ऑफ केक के जैसा था, लेकिन वो भी इसको करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद एम्पर चू उससे कहते हैं कि देखो, अब देखो यहाँ पे एम्पर चू नहीं एम्पर फू, जो कि दूसरे एम्पर होते हैं जो कि लू फेंग को पनिशमेंट देने के लिए आए होते हैं। एम्पर फू लू फेंग की तरफ देखकर कहते हैं कि याद रखो तुम्हें यह पनिशमेंट 10,000 ईयर्स तक के लिए मिली होती है, अगर उस ईयर्स में तुम्हें गॉड किंग भी क्यों न बन जाओ, तुम्हारी ये पनिशमेंट की ड्यूरेशन कम नहीं की जाएगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास अवतार्स है, लेकिन तुम्हें ये पनिशमेंट करनी होगी। तो लू फेंग कहता है कि यहाँ पे मेरे पास कई सारे अवतार्स हैं, तो मैं इसमें उतना सोचूंगा नहीं। तो एम्पर भी कहते हैं कि ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। जिसके बाद लू फेंग को पनिशमेंट दे दिया जाता है गार्ड के रूप में। अब देखो फिर से बहुत ही लंबी चौड़ी बकवास लिखी हुई होती है उसी पनिशमेंट को लेकर, तो इसको मैं स्किप करते हुए मेन पॉइंट पर ले आता हूँ। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर यानफेंग बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एंशिएंट किंगडम सैंगी सिटी मौजूद होता है और वहाँ पे हमें मैंसन के गैरिसन जनरल का सीन दिखाया जाता है, जो कि लू फेंग के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। और वहाँ पे लू फेंग के आने पे उसके सामने झुकते हैं। अब साथ में लू फेंग के साथ मोरोसा भी आया हुआ होता है, मोयुयान भी आया होता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ओरिजिनल एंचेस्टर जो कि उस ऑर्डिनरी सिटी के मालिक थे वहाँ पे खड़े हो रहे थे। और यहाँ पे दो कमांडर मौजूद थे जो कि बहुत ही पावरफुल केओस स्वैलम एक्सपर्ट थे, जो कि पहले से यहाँ की जगह को गार्ड किया करते थे। उनकी पावर्स बहुत ही ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे लू फेंग जो कि अभी नंबर 1 ट्रांसेंडेंट केओस स्वैलम का बंदा माना जाता है, वो अभी आया हुआ था इस जियांगजी सिटी को गार्ड करने के लिए। और इसके लिए ये सारे बंदे पहले से ही प्रिपेयर हो गए होते हैं। और हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उस जगह पे आ जाता है और सारी चीज़ों को देखने लगता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है डिप्टी गैरिसन को, जो कि जियांगजी सिटी का होता है। वो लू फेंग से कहता है कि यहाँ पे हम लोग आपके सारे ऑर्डर्स और कमांड्स को मारने के लिए तैयार हैं। वो अच्छे से जानता था लू फेंग की पावर को। अब लू फेंग भी हामी भरता है, जिसके बाद वो सारी चीज़ें बताता है कि हमारी आर्मी कितनी बड़ी है। और वो कहता है कि हमारे सॉवेरेन ऑर्डिनेट्स में लगभग 300 इटर्नल ट्रू गॉड्स हैं और लगभग थाउजेंड्स की संख्या में वर्ल्ड ट्रू गॉड्स मौजूद हैं। यहाँ पे ये सभी लू फेंग को कंट्रोल करने वाले हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जितने भी बंदे मौजूद होते हैं, चाहे वो 300 इटर्नल ट्रू गॉड्स या फिर 1000 वर्ल्ड ट्रू गॉड्स, वो लू फेंग के बारे में जानते थे कि यहाँ पे लू है नंबर 1 ट्रांसेंडेंट केओस स्वैलम है। अभी तक के वहाँ का वो सब अभी ओबे करने को तैयार थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं आर्मी के बारे में। आर्मी में जाने के बाद आपके पावर को ही चेक किया जाता है, और आपकी पावर सफिशिएंट है तभी जाके आप इतने बंदों को कंट्रोल कर सकते हो। और जबकि लू फेंग इतना पावरफुल है तो वो इन सबको आराम से कंट्रोल कर सकता था। लू फेंग बैंक्वेट को अटेंड करता है और वो कहता है, और वो युवान से कहता है, युवान मतलब वही ओरिजिन एंसेस्टर से, कि मैं भी सैंगवा सिटी के सारे अफेयर्स को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताना। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है।
अब देखो, ओरिजिन एंचेस्टर के भी कई सारे इल्यूजनरी अवतार्स मौजूद होते हैं जो कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह पर रह रहे होते हैं अपनी अलग अलग आइडेंटिटी को लेकर, जहाँ पे ओरिजिन एंचेस्टर इस्तेमाल करते हुए कहते हैं ठीक है मैं यहाँ संभालूंगा, और जबकि यहाँ पे ये मेरी दूसरी आइडेंटिटी है तो मैं यहाँ पे आसानी से फिट हो जाऊँगा, और तुम अपने डिस्पर्स पे तुम अपने कल्टिवेशन पे ध्यान दो, मैं इन सारे अफेयर्स को मैनेज कर लूँगा। जिसके बाद वो लूफेंग भी इस्तेमाल करता और कहता है कि हाँ, अब यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम्हें अपने डिस्पल पे भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि तुमने उसे ज़्यादा ट्रेन नहीं किया। तो लूफेंग इस्तेमाल करते हुए कहता है कि हाँ, मैंने अपने डिस्पल्स को उतना भी ट्रेन नहीं किया है, जहाँ तक कि मोयान को जितनी भी ट्रेनिंग मिली वो सभी तो मोरोसा ने दी होती। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है और यहाँ पे लूफेंग उस सबको कैसे मैनेज कर पाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।